अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 4 ऑफ़ योर चैप्टर 7 एनर्जेटिक्स। हम लोगों ने इससे पहले जो हमारे प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा था और उसके दो पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, दैट इज़ स्ट्रोमा और थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था, जहाँ पर हमारे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के जो है वो फोटोसिंथेसिस का जो पार्ट है वो डन हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हमने यही दो फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिटेल में जो है वो डिस्कस करना है। Process of photosynthesis is mainly divided into phases or reactions. First is light reaction or light dependent reaction, डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अगर आप लाइट रिएक्शन की बात करें तो लाइट रिएक्शन को हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, बिकॉज लाइट रिएक्शन में हमें सनलाइट, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें सनलाइट की ही नीड होती है, हमें कोई भी लाइट चाहिए। ठीक है ना, हम लाइट जिस रिएक्शन में यूज़ करते हैं उसे हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि उसमें हम लाइट के बगैर जो है अपना रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करवा पाते। जो हमें अपने मॉलिक्यूल्स की लिसिस करवानी है और आगे जो काम करना है वो सब नहीं हो पाता, इसलिए इस रिएक्शन को हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। सेकेंड है हमारा डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन बेसिकली इसको हम डार्क रिएक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हमें लाइट की नीड नहीं होती और ये जो प्रोसेस है विदाउट लाइट होता है, इसीलिए इसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं कि इसमें हमें लाइट पर डिपेंड नहीं है। फर्स्ट रिएक्शन आपका है लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। द टर्म लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इज यूज्ड टू due to the reason that during this phase of photosynthesis light energy is captured and converted into chemical energy। इस रिएक्शन में हमें क्या होता है कि हम लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करवाते हैं अपनी केमिकल एनर्जी में। Some of the light is utilized to split water into oxygen and H ion with electrons. This splitting of water is called photolysis. Oxygen which is produced during photolysis is released in the environment, whereas H plus together with carbon dioxide are used in building glucose। अब इसमें आपको पूरा बहुत अच्छे से बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया हुआ है कि किस तरह से हम लाइट को यूज़ करते हुए वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर रहे हैं और उस वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के बाद उसके अलग अलग जो आयन्स हैं, जो एलिमेंट हैं, उसको हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा H आयन है उसको हम यूज़ कर रहे हैं आगे अपना ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए, और जो इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज़ हो रहा है वो हमारे जो हमारा जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, जिस तरह से ATP और NADP मिलेगा और डार्क रिएक्शन में यूज़ होगा, तो इसमें हमारी H आयन्स जो रिलीज़ हो रहे हैं ना, ये फिर आगे ये भी इसमें भी जो है वो यूज़ होते हैं। जब आपको मैं आगे बताऊँगी फ़ोटो सिस्टम के बारे में कि किस तरह से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके अलावा जो हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या है, H2O है। ठीक है, H2O जो है वो स्प्लिट हो रहा है H आयन्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रन करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए E, और दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो स्प्लिट होकर हमारे एनवायरनमेंट में आ गई। ठीक है, और जो H आयन था वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर हमारे ग्लूकोज और शुगर मॉलिक्यूल में जो है वो शुगर मॉलिक्यूल, जो हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उसको फॉर्म करने के लिए हेल्प करेगा। वहीं पर जो हमारा H आयन है वो जो है एक तो ये कर रहा है, और दूसरा जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रन करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए वो भी इसमें हमारा रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, तो तीन चीज़ें हमें मिल गई। एक हमें ऑक्सीजन मिल गई जो एनवायरनमेंट में चली गई, H आयन्स मिल गए जो कि हमारे जो हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 को प्रिपेयर करने के लिए चाहिए, उसमें मिल गया, और तीसरा हमारा इलेक्ट्रॉन मिल गया जो कि हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रन करने के लिए चाहिए। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ, इन क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अमंग दैम क्लोरोफिल इज द मेन लाइट कैप्चरिंग मॉलिक्यूल in thylakoid membrane which absorb violet, blue and red light but reflects green, therefore it appears green। अच्छा, ये कह रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि जो कह रहे हैं कि जो मेन कलर्स हैं जैसे कि वायलेट, ब्लू और रेड जो है इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है और रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है। इसकी वजह से जो है वो ग्रीन दिखता है। आपको ये फिनोमेना तो पता ही है कि जो हमारे जो कलर एब्जॉर्ब होते हैं और जो रिफ्लेक्ट होता है वो हमें दिखता है। इसी तरह से क्या होता है कि वाइट कलर और ब्लैक कलर का पता है कि ब्लैक कलर में क्या होता है कि जितनी भी लाइट कलर्स होते हैं वो सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या दिखता है, ब्लैक कलर दिखता है। और वाइट में ये होता है कि तमाम ही रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो
वाइट हमें जो अपीयरेंस है वो वाइट दिखती है। तो यही फिनोमेना है, इसीलिए क्या होता है कि भाई जो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है वो तो एब्जॉर्ब हो गया, और जो उसने रिफ्लेक्ट किया, जैसे उसने ग्रीन रिफ्लेक्ट किया तो उसकी अपीयरेंस क्या आई, ग्रीन आई। In the thylakoid membrane, other pigments and electron carrier molecule from higher organized assemblies in a series called photosystem. अब ये बता रहे हैं कि जो आपका थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, उस थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर जिस तरह से पिगमेंट है या इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल जो कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं और उससे फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, तो वो किस में है, सीरीज़ में असेंबल हुए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटो सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना, उनका नाम हमारा क्या है, असेंबलीज़ का फोटो सिस्टम है। इसको आपने याद रखना है क्योंकि इससे ही पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो फिनोमेना है वो आपको बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर होगा और समझ में आएगा। नेक्स्ट आपकी लाइन है, ईच थैलाकोइड कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोसिस्टम कॉल्ड फोटोसिस्टम 1 and 2. Each consists of two major parts, a light harvesting complex and an electron transport system. अब इसमें इन्होंने बताया है कि जो आपके थैलाकोइड मेम्ब्रेन है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ होती हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोटो सिस्टम्स की, और हर फोटो सिस्टम के अंदर आपके दो फोटो सिस्टम होते हैं, एक फोटो सिस्टम 1 होता है और दूसरा फोटो सिस्टम 2 होता है। तो ये कह रहे हैं कि उसके अंदर जो मेजर पार्ट है वो क्या है कि लाइट को हार्वेस्ट करना, किस तरह से लाइट को जो है उन्होंने यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए, क्योंकि हमने लाइट को कन्वर्ट करवाना है इनटू केमिकल एनर्जी। इसमें आपको डायग्राम भी दी हुई है जिसमें आपको ये फोटोन के ज़रिए दिखा रहे हैं किस तरह से ट्रांसफ़र होगा, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है वो किस तरह से चलेगी। इसमें आपका पहले आपको फोटो सिस्टम 2 दिया हुआ है और फिर आपको फोटो सिस्टम 1 दिया हुआ है। इसमें नेम की कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि पहले जो है वो 2 क्यों है और बाद में जो है वो 1 क्यों है। ये सिर्फ इनका जो है जो पहले जो इन लोगों ने, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहले जो डिस्कवर किया था वो फोटो सिस्टम जो 2 है, जिसको हम 1 कह रहे हैं, वो पहले इन्होंने जो है वो डिस्कवर किया था, इसलिए उसका नाम फोटो सिस्टम 1 रखा। और फिर नेक्स्ट उन्होंने फोटो सिस्टम जो 2 है वो डिस्कवर किया था, तो उन्होंने उसका नाम फोटो सिस्टम 2 लिखा है। अब इसमें ही आपको दिखा रहे हैं किस तरह फोटोन जो हमारा H का मॉलिक्यूल है वो जो है वो जब हमारा वाटर का मॉलिक्यूल हम लोगों का ब्रेक हुआ था तो ये रिलीज़ हुआ था, और इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इससे स्टार्ट हो गई फोटो सिस्टम 2 से। जिस तरह से हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर हम लोगों ने चैनल्स देखे थे ना, चैनल्स बने हुए थे, उसी तरह के सेम जो पैटर्न है उस लिहाज से कि फोटो सिस्टम 2 और 1 के जो है वो चैनल्स बने होते हैं। अब इस पूरे सिस्टम में क्या होगा कि जब हमारी जो लाइट एनर्जी है उसको यूज़ करते हुए हम जो है अब वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे। जो फोटोलिसिस हम बोल रहे हैं वो हम वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे हैं। अब लाइट एनर्जी क्या होती है कि जो हमारी थैलाकोइड मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर हमारे ये फोटो सिस्टम 2 और 1 के चैनल्स होते हैं, और इनके ऊपर जो है वो पिगमेंट एंटीनाज होते हैं। अब जब हमारी लाइट जब उनके ऊपर एंटीना के ऊपर जो है वो आती है तो क्या होता है कि ये एक्साइटेड हो जाते हैं, और उसके बाद जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो टूट जाता है लाइट एनर्जी की मदद से, जिसको हम फोटोलिसिस कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जो हमारा H2O का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होगा H आइंस में, और दूसरा ऑक्सीजन में और इलेक्ट्रॉन में। जो हमारा इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल निकलेगा जिससे हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन होगी, और जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ है वो हमारा एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का जो मॉलिक्यूल है वो हमारे फोटो सिस्टम 2 में से ट्रांसफ़र होगा हमारी दूसरी एक सीरीज़ में, जिसको हम कह रहे हैं प्लास्टोक्विनोन। उसको प्लास्टोक्विनोन में, प्लास्टोक्विनोन से जो कि हमारे क्या हैं, ये हमारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर हैं, और ये हमारे जो हमारा फोटो सिस्टम 2 था उस ट्रांस मेम्ब्रेन से जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे किसमें, हमारे दूसरे कॉम्प्लेक्स में, ट्रांस मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स में, दैट इज़ साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है ये हमारे दोबारा से एक मोबाइल कैरियर में जाएगा जिसको हम कहते हैं प्लास्टोसाइनिन। अब जब ये हमारा दूसरा जो प्लास्टोसाइनिन है ये इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल को जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है, साथ साथ ये क्या करेगा, जो हमारा फोटोन का मॉलिक्यूल है, जो हमें H मॉलिक्यूल है, जो हमें वाटर की स्प्लिट होने पे मिला था, उसको हमारी इनर मेम्ब्रेन जो ल्यूमेन की है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन की इनर मेम्ब्रेन जो है ल्यूमेन, उसके अंदर जो है उसको पास करेगा। ठीक है,
हमारे फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिला जब हमारा वाटर स्प्लिट हुआ, और सेकंड पार्ट में क्या हुआ कि जो हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो हमारे इनर मेम्ब्रेन, जो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन की इनर मेम्ब्रेन है ल्यूमेन, उसके अंदर पास हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि जो ये हमारा जो दूसरा मोबाइल कॉम्प्लेक्स था जिसका हमने नाम लिया प्लास्टोसाइनिन, अब यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रॉन का जो मॉलिक्यूल है वो हमारे किस में ट्रांसफ़र होगा, हमारे दूसरी जो ट्रांसमेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स है जिसको हम कह रहे हैं हमारा फोटोसिस्टम 1, वहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। अब फोटोसिस्टम 1 से हमारा एक और मोबाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर है जिसको हम कहते हैं फेराडॉक्सिन। फेराडॉक्सिन से क्या होगा कि ये हमारा जो फोटोसिस्टम 1 में क्या होता है कि अब हमारे इसमें भी एंटीना कैरियर्स होते हैं, तो फोटोसिस्टम 1 में जो एंटीना कैरियर्स होते हैं वो भी जब हमारी लाइट एनर्जी उस पर पड़ेगी तो वो भी एक्साइटेड होंगे। जब वो एक्साइटेड होंगे तो वो क्या करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल जो है वो आगे एक और हमारा मोबाइल कैरियर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर है जिसको हम फेराडॉक्सिन कहते हैं, उसमें ट्रांसफ़र होगा। और फेराडॉक्सिन क्या करेगा कि हमारा जो NADP रिडक्टेज है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल जो हमारे NADPH के रिडक्टेज में जाएगा तो इसको ये रिड्यूस करेगा और क्या बनाएगा, इसको NADP को हमारा जो है वो NADPH बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें हमारा फर्स्ट जो है वो प्रोडक्ट मिल रहा है जिससे हमने अपना जो हमारी डार्क रिएक्शन है उसमें जो यूज़ होगा, तो इस तरह से हमें हमारा एक एनर्जी मॉलिक्यूल तो मिल गया NADPH, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो पूरा जो साइकिल चला है उससे। ठीक है, अब हम इसकी वर्डिंग्स को देख लेते हैं। द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टेक प्लेस व्हेन द क्लोरोफिल ऑफ रिएक्शन सेंटर रिसीव्स एनर्जी, जो कि हमारा मैंने क्या बताया था, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन था जिसमें हमारे फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 के ऊपर पिगमेंट जो एंटेनास थे वो उसकी बात हो रही है क्लोरोफिल सेंटर की। ठीक है, one of the electron from chlorophyll A molecule leaves and jump over the electron transport system. This energized electron move from one electron carrier to next. The electron releases energy from when it comes down. This energy drives reaction and produces two energy rich compound. These are, अब इसमें उन्होंने पूरा क्या बताया, आपको वही बताया कि जो क्लोरोफिल ए जो हमारा फोटोसिस्टम 2 है वहाँ से इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल जो है वो चलता रहा, और इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स एक हमारे मोबाइल थे और दूसरे हमारे ट्रांसमेम्ब्रेन थे। तो इनमें एक के बाद एक के पास ट्रांसपोर्ट होता गया और उससे उन्होंने हमारे जो है दो एनर्जी रिच कंपाउंड बताए। एक मैंने आपको बता दिया था NADP जो कन्वर्ट हुआ NADPH में, और दूसरा हमारा ATP है। अब हमारा एक तो एनर्जी मॉलिक्यूल जो हमें NADP मिला, अब हमारा दूसरा ATP मॉलिक्यूल, जैसे कि ये बात कर रहे हैं कि हमारे दो एनर्जी रिच कंपाउंड्स बने, एक हमारा NADPH बना और दूसरा हमारा ATP बना। एक तो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से बना जो कि NADP था। नेक्स्ट हमारा जो फोटोसिस्टम जो हमारा ATP का है मॉलिक्यूल, वो कैसे जनरेट हुआ कि जो हमारा फोटोसिस्टम 2 है और हमारा जो दूसरा कैरियर था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, जिससे हमने C6BF कॉम्प्लेक्स कहा था मैंने कि ये भी एक ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का। तो इसमें क्या हो रहा था कि ये फ़ोटोन जो है इनके फ़ोटोन ले रहे थे। अब जो फ़ोटोन ग्रेडियंट इसके अंदर हमारा जो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन है उसके ल्यूमेन और उसके इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक जो है वो आप कह रहे हैं कि हमारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का जो है वो एक ग्रेडियंट सा बन गया। अब ये क्या होगा कि ये मूव होंगे, हमारे जो प्रोटॉन के मॉलिक्यूल हैं कहाँ मूव होंगे, हमारे ATP सिंथेज, जो हमारा ATP सिंथेज है ना उसकी तरफ ये मूव होंगे। हमारा जो ATP सिंथेज है जो कि हमारा ATP फॉर्म करता है, ADP और P जो हमारा फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है उसको कंबाइन करता है, वो हमारा ATP सिंथेज से जो है वो कंबाइन करता है। वो एक रोटर की तरह से जो है उसका अपीयरेंस होती है, जिस तरह से अगर आपने कभी एक देखा हो फ़ैन की तरह से आप समझ लें कि वो मूव होता है, रोटर की शक्ल उसकी होती है। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जब फोटोन का मॉलिक्यूल जाता है तो वो उस रोटेटर को रोटेट करवाता है। जब वो उसको रोटेट करवाता है तो क्या होता है कि ATP और जो हमारा फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है वो आपस में ज्वाइन होते हैं और हमारा ATP का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है।
और ये हमारे जो है वो दूसरा एनर्जी रिच कंपाउंड है। और कैल्विन साइकिल जो हमारा डार्क रिएक्शन है, जिसको हम C3 पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि कार्बन के मॉलिक्यूल्स की वजह से उसको हम C3 पाथवे कहते हैं। तो वो जो है रन करने के लिए हमें 2 एनर्जी रिच कंपाउंड्स चाहिए, क्योंकि हमें कोई भी प्रोसेस को रन करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायर होती है। जिस तरह से हम अपने फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है उसमें हम लाइट एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं कन्वर्ट करवाने के लिए केमिकल एनर्जी में, इसी तरह से डार्क रिएक्शन जो हमारा है उसको प्रोसीड करवाने के लिए, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए हमें एनर्जी के कंपाउंड्स चाहिए, जिसमें हम ATP और NADPH को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन जो है उसके लिए हमारी जो एनर्जी सोर्स है वो क्या है, ATP और NADPH। ADP is the compound which is already present in the cell. It combines with phosphate by using energy of photon released from when moving through electron carrier in photosynthesis. वही बात इन्होंने करी है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी कि ADP हमारी जो सेल है उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, फोस्फेट का मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। वो क्या करते हैं कि हमारे को एक इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल चाहिए होता है, जो कि फ़ोटोन जो हमारा H मॉलिक्यूल है, H+, वो हमारे उसको एनर्जी जो रोटेटर होता है जिसमें ADP और PI जो हमारा इनऑर्गेनिक फोस्फेट है प्रेजेंट होता है, उसको मूव करवाता है, जिसकी वजह से हमारा ADP और P जो है वो कन्वर्ट होके ATP बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है NADP, ऑल्सो प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज रिड्यूस्ड इनटू NADPH2 by accepting hydrogen ions released from splitting of water। NADP का इन्होंने क्या बताया है कि जो आपका NADP है वो NADPH2 में किस तरह हो रहा है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है हाइड्रोजन आयन को, और जब वो स्प्लिट कर रहा है वाटर के मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो NADP + 2H + 2E जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसका इलेक्ट्रॉन, और फोटोन का जो है वो हाइड्रोजन H। NADPH2 जो है वो रिड्यूस आइटम है, जो हमारा रिड्यूस होने के बाद एक्सेप्ट करने के बाद जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है। ATP and NADPH2 both are energy rich compounds which provide energy, hydrogen and electron for the conversion of atmospheric carbon dioxide into carbohydrate in chloroplast during light independent phase of photosynthesis। अब हमारे जो लाइट इंडिपेंडेंट जो कि डार्क रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है कि हमारे ATP और NADPH को हम यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन, जिससे हम अपने एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कन्वर्ट करवा रहे हैं, फिक्स करवा रहे हैं, और उसको कन्वर्ट करवा रहे हैं अपने कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6, उसके अंदर कन्वर्ट करवा रहे हैं। कौन से ऑर्गेनेल में, हमारे क्लोरोप्लास्ट के ऑर्गेनेल में। ठीक है, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो हमारा कहाँ पे जो है वो टेक प्लेस होगा, हमारे स्ट्रोमा में टेक प्लेस होगा। ठीक है, तो ये सारा जो है वो प्रोसेस है जिसमें हम जो हमारे फोटोसिंथेसिस के 2 डिफरेंट फेजेस हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।